हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे करने वाले हैं। और यह जितने भी प्रश्न यहाँ पे हमने लिया हुआ है, सभी प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले आपको एक बात बता दें कि इससे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स किसी वीडियो को देखते हैं तो उनके मन में यह रहता है प्रश्न कि इससे कितने मार्क्स का पूछेगा। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे, देखिए जो फिजिक्स है आपका, जो भौतिक विज्ञान है, उससे आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वह 7 मार्क्स के पूछेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री से यानी रसायन विज्ञान से आपके 6 मार्क्स के प्रश्न आएंगे और आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आपके 7 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। टोटल जो मार्क्स होगा आपका, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे टोटल 20 मार्क्स के आएंगे। और आपके एग्जाम में जो अति लघुत्तरी प्रश्न आ रहे थे वह अब इस बार के एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। वही जो अति लघुत्तरी प्रश्न आ रहे थे उन्हीं को कट करके और उसकी संख्या इसमें बढ़ा दी गई है। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या इसीलिए आपकी बढ़ गई है। पहले 11 प्रश्न आते थे, अब आपके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो से आपको 7 प्रश्न मिलेंगे। इससे बाहर आपको बिल्कुल एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इसको हमने अलग अलग बुकों से, 3-4 बुकों से उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो प्रत्येक साल एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमने केमिस्ट्री का भी वीडियो डाल दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। बायोलॉजी का इसके बाद आपको मिलेगा। और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने वहां पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखें स्टूडेंट्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 1 से कम, थर्ड है 1 से अधिक और फोर्थ है अनंत। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन है अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन उत्तल दर्पण और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन अवतल दर्पण। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन आपका 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ऑप्शन है आपका लेंस के फोकस पर, दूसरा ऑप्शन लेंस से 2f दूरी पर, तीसरा ऑप्शन लेंस से f तथा 2f के बीच, चौथा ऑप्शन है 2f से अनंत के बीच। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा लेंस से f तथा 2f के बीच। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, यदि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण होगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वह होगा आपका 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच जिसका अपवर्तनांक ब्रैकेट में यहाँ पे है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, में प्रकाश की चाल होगी। तो इसमें जो है जो प्रकाश की चाल होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 3.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे 2.0 इंटू यानी मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
2.0 गुणे 10 पे 8 घात मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। सेकेंड ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। थर्ड ऑप्शन है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और फोर्थ ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है स्टूडेंट्स। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहां पे ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 20 सेंटीमीटर आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है f बराबर r, दूसरा ऑप्शन है f बराबर 1/r, थर्ड ऑप्शन है 2f बराबर r और फोर्थ ऑप्शन है f बराबर 2r। ठीक है, अब यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा 2f बराबर r। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि f बराबर r/2। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन ऐसे दिखेगा कि f बराबर r/2 लिखा हुआ दिखेगा, तो देखिए 2 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे भी लिखा हुआ मिलेगा तो ऑप्शन वह होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी होगी, ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर और माइनस 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही फार्मूला आपका लग रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, और यहाँ पे ऑप्शन है 1, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 1। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, प्रश्न है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है हरे रंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है बैगनी रंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग के लिए और चौथा ऑप्शन है पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 40 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 40 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड है 40 सेंटीमीटर, थर्ड है 50 सेंटीमीटर और फोर्थ है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी। और यहाँ पे ऑप्शन है -5 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है +5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर और चौथा ऑप्शन है -2 डायोप्टर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 +5 डायोप्टर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। 16 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन है बैगनी, नीला, काला, सफेद। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर थर्ड काला। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका,
प्रश्न नंबर 17 है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी। पहला ऑप्शन है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3/2, सेकेंड 1/3, थर्ड 5/2 और फोर्थ 2/3। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 2/3, 2/3। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। ऑप्शन है आपका -2 डायोप्टर, फिर +2 डायोप्टर, थर्ड है -0.2 डायोप्टर, फोर्थ है +0.2 डायोप्टर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट -2 डायोप्टर, डी से यहाँ पे डायोप्टर। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 है, किसी अवतल दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है केवल समतल, पहला ऑप्शन है केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, या तो समतल अथवा उत्तल, यह ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका अथवा करके पूछा हुआ है, जिसमें कई टाइप से इस प्रश्न को पूछा गया तो इसलिए हमने सभी टाइप्स को यहाँ पे लिख लिया है। हमने देखिए क्या पूछा हुआ है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यह पूछा हुआ है। फिर इसी प्रश्न को क्या पूछा हुआ है, यदि या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। फिर कैसे पूछा जा सकता है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या क्या कैसे पूछ सकते हैं, या एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 सेंटीमीटर, सेकेंड 25 सेंटीमीटर, थर्ड 100 सेंटीमीटर और फोर्थ अनंत। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर पे, सेकेंड 50 सेंटीमीटर पे, थर्ड 1 मीटर पर और फोर्थ अनंत पर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, या इसी प्रश्न को दूसरी तरह से कैसे पूछता है, या प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है। ऑप्शन है आपका बैगनी रंग के लिए, दूसरा है हरे रंग का, तीसरा है पीले रंग का और चौथा है लाल रंग का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो विचलन होता है स्टूडेंट्स सबसे कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे अधिक पूछ रहा है तो बैगनी रंग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए एक व्यक्ति को चश्मे में किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, या इसी प्रश्न को और कैसे पूछा हुआ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट अवतल लेंस, सेकेंड अवतल दर्पण, थर्ड उत्तल लेंस और फोर्थ उत्तल दर्पण।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अवतल लेंस। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। फर्स्ट ऑप्शन रेटिना पर, सेकेंड रेटिना से आगे, थर्ड रेटिना से पीछे और फोर्थ अनंत पर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेटिना पर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4, उत्तल लेंस आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो अभी पीछे हमने आपको बताया है कि बैगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है प्रकीर्णन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक होता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 31 है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन है फर्स्ट अवतल लेंस, सेकेंड अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 उत्तल लेंस आपका सही होगा। प्रतिरोध का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन ओम, सेकेंड कूलाम, थर्ड ओम सेंटीमीटर और फोर्थ वोल्ट। तो यहाँ पे प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। फर्स्ट ऑप्शन है -9.1 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। दूसरा ऑप्शन है -1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। थर्ड ऑप्शन है +9.1 गुणे 10 पे 19 घात कूलाम और फोर्थ है +1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। तो जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, -1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 34। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, सेकेंड विद्युत वाहक बल का, थर्ड आवेश का, फोर्थ विद्युत धारा का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 आवेश का मात्रक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 35 है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का यसाई मात्रक है। ऑप्शन है फर्स्ट कूलाम, सेकेंड जूल, थर्ड एम्पियर और फोर्थ कैलोरी। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है स्टूडेंट्स वह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है। 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 पे 6 घात जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38 है। एक बल्ब पर 100 वाट और से 200 वाट लिखा है। ठीक है, 100 वाट डैश 220 वाट। ठीक है, 200 वाट नहीं 220 वाट लिखा है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे ऑप्शन है 100 ओम, दूसरा ऑप्शन 220 ओम, तीसरा ऑप्शन 484 ओम और चौथा ऑप्शन 22,000 ओम। ठीक है, 22,000 ओम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 484 ओम। ठीक है, 484 ओम होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। एक अश्वशक्ति बराबर है, तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वह होता है वाट सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न में आपको पूछा है नहीं करता, इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो आई स्क्वायर बटे आर करता है यह, भी स्क्वायर आर यह नहीं करता है, बाकी यह सभी करते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है नहीं करता है तो भी स्क्वायर आर नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 43। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वह सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 44 है, 44वां प्रश्न है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर बटे आर डैश का मान है। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 1/25, सेकेंड 1/5, थर्ड 5 और फोर्थ है आपका 25। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ला, सेकेंड ओम, थर्ड एम्पियर और फोर्थ है वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वह वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, डायनेमो बदलता है, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेकेंड है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, थर्ड है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और फोर्थ है आंतरिक ऊर्जा को प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र का मतलब जनरेटर, ठीक है ना, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको प्रश्न पे ध्यान देना है, आपको नहीं पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सेकेंड है टेस्ला, थर्ड है गॉस और फोर्थ है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यह नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है और आपसे नहीं पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, टेस्ला किसके बराबर होता है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है टेस्ला किसके बराबर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। टेस्ला जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। तो इनके बीच संबंध होता है स्टूडेंट्स फाई बराबर बी इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, और ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है, सेकेंड बहुत कम हो जाता है, थर्ड परिवर्तित नहीं होता और फोर्थ निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वह आपका सही आंसर है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 52 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन है फर्स्ट रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सेकेंड यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, थर्ड यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और फोर्थ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो हम लोग मोटर यूज करते हैं ट्यूबवेल आदि चलाने के लिए। ठीक है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सेकेंड केवल विद्युत क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स।
प्रश्न नंबर 54 है स्टूडेंट्स, जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सेकंड सौर ऊर्जा, थर्ड कोयला और फोर्थ जल विद्युत। तो जीवाश्म ईंधन का जो स्रोत है वह कोयला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह पेट्रोलियम होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको पेट्रोलियम न देकर अगर कोयला दिया हुआ है तो आप उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर इस प्रश्न में आपको कोयला न देकर पेट्रोलियम दे तब भी आप यहाँ पे ट्रिक कर सकते हैं, और इस प्रश्न में अगर पेट्रोलियम न देकर कोयला दे तो आप उस पर ट्रिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट लकड़ी, सेकंड है गोबर गैस, थर्ड है नाभिकीय गैस और फोर्थ है कोयला। ठीक है, और यहां पे जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नाभिकीय गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किसमें जो है ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे तारे व सूर्य दोनों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 59 है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, दिया हुआ है ना, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। हम कहते हैं ना कि अगर हम पौधे अधिक लगाएंगे तो प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो शाकाहारी जंतु जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि यह घास आदि खाते हैं। तो यह जो है पेड़ पौधों को मेन रूप से खाते हैं, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ही स्टूडेंट्स इस प्रश्न की श्रृंखला समाप्त हुई। टोटल 61 प्रश्न हैं जो कि निश्चित ही रूप से यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 7 मार्क्स इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, आप प्रत्येक प्रश्न को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, और एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहां पे इन्हीं प्रश्नों में से आपको जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात की आपको गारंटी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बातें आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी की वीडियो मिलेगी और साथ ही साथ आपको मैथ की भी वीडियो मिलने वाली है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।